चलिए, तो आज हम लोग इसमें शुरू करते हैं। कल मैंने आपको एलसीएम और जीसीडी के बारे में कुछ बातचीत की थी। एलसीएम समझाया था और ये भी समझाया था कि दो नंबर के एलसीएम और जीसीडी का प्रोडक्ट उन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हम पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन कल हमने इसको प्रूव भी किया था। तो उसी प्रोसेस में फिर एलसीएम और जीसीडी पे ही आना है। तो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट the GCD of two positive integers comma divides their LCM। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका जो जीसीडी होगा वो उनके एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। तो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ए और बी, सच दैट उनका जो जीसीडी है उसको हम डी मान लेते हैं और उनका एलसीएम एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी है वो एल मान लेते हैं। तो क्या प्रूव करना है हमने? डी डिवाइड्स एल। ठीक हो गया। तो जेसीडी ही डेफिनेशन से हम ले सकते हैं, दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स एक्स वाई मान लीजिए, आपको हमेशा मिल जाएंगे एक्स वाई मान के फायदा होगा मुझे। ए एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी लिख तो दूंगा, लेकिन उसका करूंगा क्या फिर बाद में? कोई फायदा होगा? हाँ, नहीं, ये छोड़ो। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है, ऐसा होगा ना, ऐसा लेके चलते हैं। जीसीडी जो होता है वो दोनों ए और बी को डिवाइड करता है, और एलसीएम वो होता है जिसको ए और बी दोनों डिवाइड करते हैं। तो जो ए और बी को डिवाइड करता है वो एल के बराबर या उससे छोटा ही होगा, ये श्योर है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ऐसा है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये लगा देते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट Q and R such that L equal to DQ plus R, जहाँ R 0 या उससे और D से डिवाइड करें तो D से छोटा हो। ये ठीक है या नहीं? यस D अगर बच्चों में R को 0 प्रूफ कर दूं तो प्रूफ हो गया रिजल्ट? सर सर हम इस प्रूफ को ऐसे नहीं कर सकते कि जीसीडी ऑफ ए बी डी है तो डी डिवाइड्स ए होगा, और एलसीएम ए बी का एल है तो ए डिवाइड्स एल होगा, तो डी डिवाइड्स एल हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। हाँ, ये भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। डी ए को डिवाइड करेगा और ए एल को डिवाइड करेगा तो डी एल को भी तो करेगा, बस 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 एक लाइन में हो जाता है। बहुत सही बात थी। चलो, अब मैं यहाँ ले बैठा तो यही सही। डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने ऐसा कर लिया है, तो मैं अगर आर को 0 प्रूफ कर दूं तो राइट हैंड साइड केवल डी क्यू बचेगा। डी क्यू को डी डिवाइड करता है तो डी एल को भी करेगा, ऐसे मान लेते हैं। आसान है, फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अब क्लेम क्या है? आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर हमें 0 प्रूफ करना है। तो वही ले लेते हैं।
मैं इधर ले बैठा तो अब लॉजिक तो अभी भी वही देना पड़ेगा हमें। जीसीडी ऑफ ए बी डी था, तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। एलसीएम ऑफ ए बी एल है, तो ए डिवाइड्स एल एंड बी डिवाइड्स एल। तो अब इन दोनों को उठा लो, वही लॉजिक है जो आपने कहा था। सो डी डिवाइड्स ए एंड ए डिवाइड्स एल, ट्रांजिटिविटी से डिविजिबिलिटी में डी डिवाइड्स एल। ऑल्सो डी डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स एल इम्प्लाई डी डिवाइड्स एल। तो प्रूफ हो गया, इतने से ही हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऊपर वाले की। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ इतने को। खाली ये इतना लंबा क्यों किया जाए, प्लीज आप इतने पोर्शन को हटा दीजिए। गैर जरूरी है, वो गलत नहीं है, लेकिन गैर उसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जा रहा है यहीं से। काफी अच्छा लॉजिक है, ये अच्छी बात है बेटा। आप पूरा इन्वॉल्व होकर सोचते हो ना, तो अगर अधिकतर बच्चे ऐसा करें तो कई लोग आंसर देते रहेंगे कई जो, और अच्छा भी लगेगा मुझे भी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है। कई ऐसे भी होंगे जिन्हें मोबाइल खोल के बगल में बैठे होंगे और हो सकता है लेटे होंगे, तो वो सिंसियरिटी आपको खुद दिखानी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अब क्या देने जा रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं। पहले हम लोग 2 नंबर्स का जीसीडी निकालते हैं ना, जीसीडी 2 नंबरों का निकालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपको 2 इंटीजर ऐसे मिल जाएंगे, एक्स वाई थे एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। तो नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि अगर कभी मेरे पास 3 नंबर हुए ए बी सी और उनका जीसीडी डी है, तो क्या मुझे 3 इंटीजर मिलेंगे सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या उठाया जा रहा है? यस सर। तो सवाल ये उठेगा कि अगर 3 नंबर्स का जीसीडी हो, तो पहली बात तो यह है कि 3 का जीसीडी निकालते कैसे हैं। 2 का तो समझ में आया, 3 में क्या करेंगे पहले तो ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि फिर 3 में क्या आपको एक्स वाई जेड की गारंटी है, और आप चाहें तो इसको फाइनाइट इंडक्शन तक भी ले जा सकते हैं। तो इस सवाल को ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट करके डायरी में लिख देना चाहिए हमें। तो इसको मैं लिख देता हूं। इफ GCD of AB equal to D, then there exist xy integers such that ax plus by equal to D. We can generalize it finitely, मतलब फाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट तो नहीं। दैट इज इफ GCD of ABC is D, then there exist xyz integers such that ax plus by plus cz equal to D. Even if GCD of A1 A2 AN equal to D और every AI जो है वो इंटीजर है, then there exist x1 x2 up to xn integers such that a1 x1 plus an xn
आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं और फाइनाइट इंडक्शन मेथड से इसे प्रूव भी कर सकते हैं। आज हम इंडक्शन पे बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंदी में गणितीय आगमन विधि क्या है, कैसे लगाते हैं, वो भी बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए उसके बाद इंडक्शन मेथड पे बात करने के बाद होमवर्क हो जाएगा। मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करा के पहले समझा लेता हूँ। चीजें आसान, एक न्यूमेरिकल से चीजें आसान हो जाती हैं, समझ में आ जाता है। फिर पीएमआई लगाना तो आसान काम है। तो क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट जीसीडी ऑफ 198, 288 और 512 और सेकंड फाइंड, तीन इंटीजर ले लो, एक्स वाई जेड निकालिए आप, सच दैट 198x, 288y, 512z equal to GCD of 198, 288 and 502। तो एक आध क्वेश्चन कराने के बाद पीएमआई आपको लगेगा कि अच्छा जनरलाइज किया जा सकता है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम आती है कि आखिर जब तीन नंबर हों तो कैसे आप जीसीडी सोचेंगे। इसमें कुछ नहीं है, पहले दो का निकाल लीजिए जो आता है, फिर वो नंबर जो जीसीडी आएगा शुरू के दो का, वो नंबर और तीसरे का निकाल लीजिए। तो मतलब पहले दो मतलब 288 और 198। चलिए ठीक, 198 से 288 में डिवाइड करेंगे, एक ही बार तो जाएगा, प्लस सब्ट्रैक्ट करें 188, 288, अच्छा 90 बचेगा। अब क्या करें बच्चों, वन 98 को 90 से डिवाइड, 90 से डिवाइड तो 2 टाइम्स 180 प्लस 18 बचेगा। अब 90 को डिवाइड 18 से, 18 5 जा 90 प्लस 0। सो जीसीडी ऑफ 288, 198, चलो 190 पीछे ले दिया, कोई बात नहीं, कितना 18। नाउ 512 तीसरा नंबर है, उसको 18 से डिवाइड करिए प्लीज, रफ में करना पड़ेगा आपको। 18 टू 18 3 जा 54 होता है ना, 3 से कम ही आएगा। जरा बताइए तो कितनी बार आ रहा है। सर 28 टाइम्स। वेरी गुड, रिमाइंडर 8 सर। 8 8 8 जा 64 और 8 72, हाँ सही मैच हो रहा है। अब 18 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 2 1 प्लस 2, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से जीसीडी ऑफ 18 और 512 2 आए, तो फाइनली यही आंसर है कि तीनों का जीसीडी, उन दोनों का 18 आया, फिर 18 का 512 से आया। सो जीसीडी ऑफ 198, 288 और 512 21। तो पहला पार्ट आप लोगों को समझ में आया या कोई परेशानी आई? सबको क्लियर हुआ कि प्रोसीजर यही है कि दो नंबर का जीसीडी निकालिए,
जो आ रहा है उसका और तीसरे का निकालिए, जो आ रहा है उसका और चौथे का निकालिए, एंड सो ऑन, आप आगे बढ़ते जाइए। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वैसे ही होगा जैसे अभी तक हो रहा था, कुछ नया नहीं है। सबसे लास्ट से 2 से शुरू करिए। 2 को क्या लिखें बच्चों? 18 माइनस 2 इंटू 8, तो 18 माइनस 2 इंटू 8 की जो क्या लिखें, यहाँ से लिख लिया। अब इस वाले पे आ जाइए। 8 की जो 512 माइनस 28 इंटू 18, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 टाइम्स 512 प्लस 28 का डबल 56 टाइम्स 18, और एज 18 ये है, तो 57 टाइम्स 18 -2 टाइम्स 512। क्या आप सभी लोगों को ये समझ में आ पाया है? अरे इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस यस सर। सर। यस यस सर। अब आप ही लोग बताइए, क्या मुझे यहाँ से 18 की वैल्यू अब यहाँ से उठा लेनी चाहिए? यस सर। और क्या उठाओगे? इसी को उठा पाएंगे बस। तो 57 टाइम्स 18 की जगह पर आएगा 198 -2 इंटू 90 -2 टाइम्स 512। तो 57 टाइम्स 198, 57 का डबल कितना हुआ भाई? 55 का 110 हुआ, और 7 का 114 टाइम्स 90 -2 टाइम्स 512। अब क्या करना चाहिए मुझे? सर 90 की वैल्यू रख देंगे वेरी गुड। फर्स्ट इक्वेशन। 90 की जो 288 माइनस 1 टाइम्स 198, 7.198, 114 टाइम्स 90 की जगह पर 288 माइनस 1 टाइम्स 198 -2 टाइम्स 512। तो 198 एक ये है, और एक यहाँ से 114 का प्रोडक्ट करेंगे, इसको प्लस में 114 ये आ गया। 114 बार तो 198 आया, और 57 और आया, तो 114 में 57 जोड़ो भाई, 171 टाइम्स 198 माइनस 114 टाइम्स 288 -2 टाइम्स 512। गलत तो नहीं हो रहा है? ये सही हो रहा है? अरे ठीक है, गलत है? ठीक है आप सर। आप लोगों की भी कैलकुलेशन चल रही है या खाली बस उतारे जा रहे हो? सर चेक कर रहे हैं, चल रही है। ठीक, एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन, मिस्टेक पॉसिबल भी है और हो सकता है सही हुआ हो। सर सही आ चलो ठीक है, हमें प्रोसीजर सीखने से मतलब था वैसे भी। तो बच्चों हमने जेसीडी भी निकाला और यहाँ पर निकाल दिया। सो 198 एट्स कह रहे थे, तो एट से हमारे पास 171 आ गया, 5 माइनस 114 आ गया, और जेड -2 आ गया। पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है।
तो बच्चों ये आपने 2 की जो 3 या 4 का भी आएगा, 4 का तो नॉर्मली बहुत लंबा हुआ हो, एग्जाम में 3 तक भी आता है, तो प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि जीसीडी निकालते कैसे हैं 3 नंबर्स का। बाकी 7th 8th में तरीका सबने निकाला होता है जीसीडी निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का करते हैं, और जो कॉमन जिससे तीनों डिवाइड हो फटाफट फटाफट एलसीएम जीसीडी निकालते तो हैं छोटी क्लासेज में, सबने सीखा होता है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बस। अब मैं यहां से आपको आज पीएमआई पे ले जाता हूं थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्सिंग। अभी मैं नंबर थ्योरी पे ही चल रहा हूं, तो मैं उसी को कहूंगा कि ये रिजल्ट, ये पीएमआई लगाना कब है, इस मेथड से सवाल कब सही प्रूव करने हैं। पहले तो सवाल ये उठेगा कि लगाना कब है, मुझे कैसे पता लगेगा कि पीएमआई से प्रूव करना है। तो अगर कोई रिजल्ट केवल नेचुरल नंबर के लिए सही है तो आप उसे पीएमआई से कर सकते हैं। कैलकुलस और रियल एनालिसिस में नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के लिए नहीं, रियल नंबर्स के लिए हो रहे होते हैं। तो रियल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, इन जगहों पर आपको पीएमआई नहीं लगाना है, केवल उन्हीं रिजल्ट्स में लगाना है जहां पर नेचुरल नंबर के लिए कोई रिजल्ट सही हो। इसका जनरलाइजेशन टोपोलॉजी करती है, फिर नेचुरल नंबर से भी आगे खींचती ले जाती है, लेकिन फिर ऑर्डर्ड सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट, उन पे बात बाद में करेंगे, क्यों इतना अभी जबरदस्ती उलझाएं चीजों को। टोपोलॉजी मैंने पढ़ानी है, जिसको पढ़नी है पढ़ोगे ही, तो वहां समझ जाओ। तो वैन का मतलब मैं बता रहा हूँ लगाना कब है, तो यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूं मैं। फिर ये मत कहना कि नंबर थ्योरी में तो आपने केवल नेचुरल नंबर में लगेगा कहा, और टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी हम आर्बिट्ररी स्पेस में ले जाते हैं आपको। वहां आपके पास ना तो नेचुरल नंबर है, ना रियल नंबर है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा भी हो सकता है। आपके सारे नंबर सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे, आर्बिट्ररी स्पेस में चले गए। अब आप वहां क्या करोगे? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वहां नए तरीके से डिफाइन करते हैं चीजों को। टोपोलॉजी में हो सकता है किसी ने ये पढ़े हों, नेट्स एंड फिल्टर्स पढ़े हैं? अरे पढ़े हैं तो हाँ ना तो बोल दिया करो यार। नो सर। तो नो बोलने में इतनी दिक्कत क्या नो है? सर। जब भी पूछा जाता है 2 बार जब तक कहा ना जाए, मैंने देखा है आपके मुंह से ना शब्द नहीं निकलता। वैसे आप महान लोग हैं सब, क्योंकि ना निकल नहीं रहा इंसान के, ये बहुत बड़ी बात है। तो सीक्वेंस, आप जब रियल एनालिसिस पढ़ते हैं बच्चों, तो आप सीक्वेंस पढ़ते हैं। जब हर चीज का जनरलाइजेशन हो रहा है तो सीक्वेंस का भी जनरलाइजेशन होगा। जब सीक्वेंस का जनरलाइजेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो तब आपके पास नेट्स एंड फिल्टर्स आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ टोपोलॉजी काफी आगे ले जाती है। अभी नंबर थ्योरी में पीएमआई कब लगाते हैं, अगर आप कभी 11th-12th के बच्चों को पढ़ाएं तो यही लिखा है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो उलझ जाएंगे बेचारे। when a result is true for every n belongs to n, or it is true for every n greater than some fixed natural number. कोई रिजल्ट अगर हर नेचुरल नंबर के लिए सही हो तो आप पीएमआई लगाएंगे। या फिर अब जैसे मैंने कहा सर ये रिजल्ट आ रहा है, ये 1 से 40 तक तो गड़बड़ है, लेकिन 40 से आगे हर नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट सही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 40 से आगे शुरू कर लो, तब भी वो पीएमआई से होगा।
क्या मैं अब समझा पाया? यस सर। कोई यस रिजल्ट सर। ऐसा है जो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए सही नहीं भी आ रहा है, शुरू के 4-5 नंबरों में गड़बड़ हो रही है, बाकी आगे को सही है, फिर तो ठीक है यार, हो सकता है सेट से आगे सही जा रहा हो। तो एक फिक्स नंबर से आगे अगर सारे के लिए सही है तो भी पीएमआई लगेगा, और अगर 1 से ही लग गया तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है? तो ये जो नीचे वाली मैंने लाइन लिखाई है ना, ये किसी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि पीएमआई कब लगाते हैं, तो आपने जवाब दिया कोई रिजल्ट अगर हर नेचुरल नंबर के लिए सही है तो पीएमआई से करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर कोई रिजल्ट शुरुआती 100 इंटीजर के लिए तो सही नहीं दे रहा है, बीच बीच में गड़बड़ भी कर रहा है, लेकिन 100 से आगे हर नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो क्या पीएमआई लगा सकते हैं? तो अगर आप ऊपर वाली लाइन याद रखते हैं तो फंस सकते हैं। नीचे वाले में हाँ, 100 से ऊपर अगर किसी एक नेचुरल नंबर के बाद आगे को सारे नंबर के लिए सही है तो अभी भी क्या दिक्कत है, अभी भी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, तो फिर आपका एनडीटी बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, लगेगा कैसे, लगाना क्या है? तो स्टेप 1, प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, या यहाँ अगर जो फिक्स नंबर है वहां से आगे के लिए, तो फर्स्ट जहां से लगातार फिर सही जा रहा है वहां से शुरू करो। और n इक्वल टू लेना, स्टेप 1 में इतना ही करना है। स्टेप 2 में क्या करना है? सपोज रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k और n इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, ये मान लिया। अभी मैं फिर समझाऊंगा आपको। Prove that result is true for n equal to k plus 1 or n equal to lambda plus k plus 1. This is the method actually. फिर से अच्छी बात यह है कि मेथड बहुत रिजिड है। एक सवाल सीखो, लैंग्वेज भी वही बनानी है, कुछ नया नहीं है। अगर कोई रिजल्ट केवल 1 के लिए सही है, जैसे फिर किसी 1 के लिए तो आप दिखाओगे। बेसिकली ये इटालियन मैथमेटिशियन थे पियानो साहब, पियानो एड्जियम पढ़िएगा जरूर। तो पियानो साहब के जो कुछ मूल फंडामेंटल बातें कही वहीं से ये आया। तो इटली के थे ये, इन्होंने कहा कि लूप जैसा चला लें कि भाई अगर ये किसी नेचुरल नंबर के लिए सही है और आपने साबित कर दिया कि उस अगर इसके लिए सही है तो अगले के लिए सही होगा, कि गारंटी दे सकते हो आप, तो इसका मतलब 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी होगा, 2 के लिए सही है तो 3 के लिए भी होगा, 3 के लिए सही है तो 4 के लिए भी होगा। ये तो गजब हो गया, फिर तो सभी नेचुरल नंबर के लिए आ जाएंगे। तो अब असली बात ये रहेगी कि क्या 1 के लिए सही है, तो 1 के लिए स्टेप 1 में प्रूफ करो कि सही है, बाकी तो लूप है। क्या मैं समझा पाया मेथड अभी कैसे लगाते हैं? यस सर। अगर किसी नेचुरल नंबर के लिए सही है तो उससे आगे वाले के लिए भी सही है। तो इस पहले नेचुरल नंबर के लिए चेक करके देख लो, वैल्यू रख के, अगर वो सही आ रहा है तो फिर उससे आगे भी सही आता जाएगा। बस ये पीएमआई का कंसेप्ट है। कैसे लगाते हैं अब मैं 1-2 सवालों से बताऊंगा, कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं ये सीखना था। चलिए एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, डिविजिबिलिटी यहीं से बटन से ही उठा रहा हूं।
Prove that 8 divides 5^2n plus 7 कोई भी नेचुरल नंबर हो, 8 हमेशा इसको डिवाइड करेगा। अच्छा, देखो बच्चों, 3 स्टेप में तोड़ दो, आपके लिए बहुत आसान होगा। पहले के लिए चेक करके देखो, लेट n इक्वल टू 1, तो 5^2n प्लस 7 नीचे ही है, हाँ नीचे ही है, तो ये कितना हो जाएगा 5² प्लस 7, तो 25 प्लस कितना आ जाएगा 32, since 8 divide 32, so result is true for n equal to, ये तो आसान हो गई। आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, 1 के लिए तो हमने देख लिया, स्टेप 2 कर लेते हैं। Suppose the result be true for n equal to k, k कोई नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि 8 डिवाइड्स 5^2k प्लस 7, और अगर ये इसको डिवाइड करता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5^2k प्लस 7 इक्वल टू 8 लैम्डा, लैम्डा को इंटीजर होगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं है पीएमआई में, पीएमआई हर बच्चे को आना चाहिए हमारे। स्टेप 3, नाउ फाइव की पावर 2 टाइम्स k की जो k+1 रख रहा हूँ, जहाँ k मैं देखना चाह रहा हूँ क्या इसको भी 8 डिवाइड करता है, तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ 5^2k इंटू 5² प्लस 7, ठीक हो गया। तो 5² मतलब 25, 5^2k का मतलब हुआ 8 लैम्डा माइनस 7 प्लस 7, ठीक है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन 1 का यूज किया बच्चों, तो मैं इसको 25 इंटू 8 लैम्डा माइनस 25 टाइम्स 7 और यहाँ प्लस टाइम्स 7, तो माइनस 24 टाइम्स 7, ज्यादा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ऐसे ही रख दो। तो आप ये बताइए दोनों में 8 कॉमन आ रहा है या नहीं, 25 लैम्डा 3 इंटू 7, ठीक है ना। यस सर। यस सर। कितना आसान हो गया बच्चों, देखो राइट हैंड साइड को 8 डिवाइड करेगा, यस सर। तो फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेगा, हो तो गया। तो अगर इक्वेशन 1 सही है, स्टेप 2 सही है, तो फिर गारंटी है कि 3 भी सही है। This implies 8 divides 5 to the power 2n plus 7 for n equal to k plus 1 if इक्वेशन 1 होल्ड्स। मैंने उस इक्वेशन 1 के भरोसे पे लिखा है ना इसकी वैल्यू, तो अगर वो सही है तो ये भी सही है। तो हमने ये लूप में ये बताया कि अगर किसी k के लिए रिजल्ट सही हो गया तो हम गारंटी दे रहे हैं, फिर अगले की गारंटी हमने दे दी कि अगले के लिए सही है। तो k पहला नेचुरल नंबर सबसे पहले 1 था,
तो 1 के लिए सही है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये 2 के लिए भी सही होगा। फिर 2 को यहाँ रखो, 3 के लिए भी सही होगा, 3 को यहाँ रखो, 4 के लिए भी सही होगा। बेसिकली आपने हर नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट कर दिया है। तो ये पियानो का मतलब जीनियस ब्रेन है अपने आप में, कि बस हो गया। सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये बताइएगा। यस सर। Yes, sir. बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड that the result is true. For n equal to 1, hence by PMI result is true for every n belongs to. So 8 divides 5 to the power 2n plus 7 for every n. सोचो आपने डिविजिबिलिटी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली एक साथ ही। मैं रिकॉल कराता हूँ, लास्ट में रटी रटाई लैंग्वेज है, हर सवाल में यही आना है, कोई बहुत टफ काम नहीं है बच्चों। ये प्रूफ करना था, आपने स्टेप 1 देखिएगा, भले 1 के लिए चेक कर लो, 1 सही नहीं है, 2 से आगे शुरू हो रहा तो 2 के लिए चेक कर लो। नहीं साहब शुरू के 10 के लिए सही नहीं है, 11वें से सही है, तो वहां से शुरू कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरा स्टेप 2 तो रटा रटाया है कि मान लो कि ये सही है और ये दिखाओ इससे अगले के लिए सही है। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए मानने पे अगर उससे अगले के लिए सही आ रहा है तो लूप बन जाएगा, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर के लिए ऑलरेडी हो चुका है। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो बोलिएगा। एक सवाल आप करें, आपको दूं? यस सर। ये एन कोई नेचुरल नंबर है, करिए तो। आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, मैं भी अपने हिसाब से सोचता हूँ।
सभी का आ रहा होगा इसी तरह से। ऐसा ही आ रहा है क्या दूसरा? यस सर, यहाँ तक आ गया। तो ठीक है, अगर यहाँ तक आ गया है तो इन दोनों में देखी जाए 30 से फैक्टर कर दें 6 × 5। यस सर। देखो लैम्डा प्लस 6 कॉमन, तो 5 - 5 टू द पावर k, या 5 टू द पावर k - 5 कर लें, माइनस कॉमन लेते तो ये आ रहा है 5 की पावर k - 5 क्या आता है? k 1 रखो तो कितना आता है? 2 रखो तो 3 रखो तो 20। तो ये जो अंदर का है वो जो भी आ रहा है ये इनमें से उनको 6 करोगे तो 24 कॉमन आता है नहीं आता उसमें से? ये चीज यस सर। जीरो होती है तो भी 24, फिर तो जीरो है तो 24 कॉमन ही हुआ। अगर ये 20 है तो 20 × 6 120, 24 5 जा 120 होता है। अगर ये क्वांटिटी टोटल 120 आए तो भी 24 कॉमन आ रहा है। 120 इंटू, अगर 120 लेते हो इंटू 6 720 तो भी 24 कॉमन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ ये इसमें हमेशा 24 कॉमन आएगा। यस ये सर। बात तो फिर पहले वाले में तो 24 कॉमन है ही, तो 7 लैम्डा हो जाएगा प्लस सम इंटीजर। 24 कॉमन लेके भी जो बचेगा वो इंटीजर ही आएगा। हो गया प्रूफ। 24 इसको डिवाइड करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेगा। बाकी रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी है पिछले सवाल वाली। तो ये तरीका है पीएमआई का। आपने दिखाया कि हर नेचुरल नंबर के लिए 24 इस संख्या को डिवाइड करता है।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो मैं एक दो सवाल लिख दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे आज, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कुछ और बताना चाह रहा हूँ इसके बाद। पहला है 15 डिवाइड्स 2⁴n - 1। सेकेंड 5 डिवाइड्स 3⁴n + 1 + 2⁴n + 1। 21 डिवाइड्स 4⁴n + 1 5⁴2n - 1। तो ये आपने 2-3 सवाल करने हैं। डिविजिबिलिटी भी सीखनी है इसी बहाने, और पीएमआई भी आपको लगाना आना चाहिए। पीएमआई पे कमांड बनाना जरूरी है बच्चों, बहुत यूजफुल है। अच्छा, अब यहां से आगे अभी एक क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो एक छोटी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं आपको। इनके एप्लीकेशन फिर होते रहेंगे। ल्यूकास सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है 1 3, इन दोनों का सम 4। अब 3 और 4 का सम 7, 4 और 7 का सम 11, 11 और 7 का सम 18। तो अगला क्या आएगा बताओ? 29। वेरी गुड। ये हो गया, इसको ल्यूकास सीक्वेंस कहते हैं। जिस आदमी ने किया है उसी के नाम पर है, ल्यूका के नाम पे। ल्यूकास थ्योरम भी आती है बच्चों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। इस आदमी का अच्छा काम है एनालिसिस में भी। पढ़ी है आप लोगों ने किसी ने कॉम्प्लेक्स में इस आदमी की थ्योरम, ल्यूकास थ्योरम? नो सर। कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप अपर हाफ कह सकते हैं, राइट हाफ कह सकते हैं। अपर हाफ कहेंगे तो ये माना जाएगा, राइट हाफ कहेंगे ये अपर हाफ है तो ये लोअर हाफ हुआ। ये तो सभी लोग समझ ही रहे होंगे। ये पूरा ऐसा भी हो सकता है कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ के आधार पर बात हो रही हो। तो ल्यूकास ने कहा कि किसी पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं रेशनल फंक्शन या पॉलिनोमियल में, अगर वो किसी एक हाफ में है तो उसके डेरिवेटिव के जीरो भी उसी हाफ में होंगे, वहीं मिलेंगे। ये ल्यूकास थ्योरम है, काफी शानदार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो अभी हम ल्यूकास का ये बच्चों वाला सीक्वेंस है छोटा सा, इसको हम सीक्वेंस को ऐसे कह देते हैं, an नाम दे दें। तो फिर a1 कितना हो गया 1 आपके पास, a2 3 और an -1 प्लस an -2 और एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसे लिखना सही रहेगा बजाय जो ऊपर वाला तरीके के, थोड़ा एडवांस तरीका। शुरू की 2 टर्म आपने ऐसे लिखी हैं। लिख सकते हैं ये रिजल्ट समझ में आ रहा है? किसी एग्जाम में आ गया कि ये क्या है? यस सर। ठीक। तो आज अब 8 सीक्वेंस ये, खाली इनके बारे में, इनके एप्लीकेशन और बाकी चीजें अलग हैं।
थोड़ा मालूम होना चाहिए। एक और सीक्वेंस है काफी फेमस, आपने सुना भी होगा नाम, फाइबोनाची सीक्वेंस सुना है? कोई यस स्टूडेंट सर। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं इसमें नंबर कैसे शुरू होते हैं? सर बस नाम सुना है। अच्छा, पैटर्न ऑब्जर्व करिए तो 1 1 फिर 2, आगे जोड़ते जाइए। शुरू के 1 1 को जोड़ के 2 आया, फिर 1 और 2 को जोड़ के 3, फिर 2 और 3 को जोड़ के 5, 3 और 5 को जोड़ के 8, 13। अब क्या आएगा? 21। ऊपर वाले के साथ कोई मैचिंग हो रही है? यस सर। कहाँ पर? वैसे नहीं हो रही, वैसे दोनों टर्म जुड़ रही। हाँ हाँ, मतलब वो है। तो 8 सवाल तो यही होता है कि क्या कहीं पर दोनों के नंबर मैच करेंगे, दोनों सीक्वेंस किसी पॉइंट पे मिलेंगे या नहीं। और सीक्वेंस अगर ऐसे आप दिखाते हैं तो A1 आपके पास 1 है, A2 भी 1 है, और an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है फॉर एवरी n 3। ठीक है, यहाँ भी यस सर। A3 जो होगा वो A1 और A2 का सम है, A4 फिर इस तरह से। गोल्डन रेशियो सुना होगा आप लोगों ने? गोल्डन रेशियो के बारे में सुना है बच्चों? नो सर। तो कई बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं गोल्डन रेशियो, फाइबोनाची सीक्वेंस। फाइबोनाची तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा जो मिलता रहता है, चाहे आपका ये सूरजमुखी हो, चाहे नारियल के पेड़ में पैटर्न हो, फूल पत्तों में, तो गोल्डन रेशियो और फाइबोनाची पे कल हम बात करते हैं कि ये क्या है, और बड़े प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, इंटरेस्टिंग है। कब सब रियल एनालिसिस के सीक्वेंस जैसे नहीं है जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल में दिक्कत आती है। तो आज इतना ही करते हैं, कल अब इनके बारे में और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज वाले में किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा।